स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है, कौन से एंजाइम्स वर्क करते हैं और कौन सा प्रोसेस होता है। इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स गिवन है डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में, उन सभी पॉइंट्स को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और जैसे जैसे ये वीडियो चलेगा यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड आप अपने अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को देखिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन डाइजेशन ऑफ फूड को। तो यहाँ पे मैंने डाइजेशन ऑफ फूड के कंप्लीट पाथवे को बना दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है फ्रॉम द माउथ और ख़त्म होती है एट द एनस। और इसके बीच में जो पार्ट्स आते हैं वो होते हैं माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पैंक्रियास और लीवर के सिक्रीशन भी होते हैं। और उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद आता है रेक्टम और फिर एनस। तो इस वीडियो में अपन इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे क्या प्रोसेस होता है और कैसे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे माउथ के बारे में। तो माउथ के बारे में यहाँ पे दो चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है मेस्टिकेशन ऑफ फूड, मेस्टिकेशन ऑफ फूड। तो ये पहला प्रोसेस होता है माउथ का। सेकंड होता है यहाँ पे जो अपन फूड अपन जो लेते हैं खाते हैं उसका जो फैसिलेशन होता है, स्वेलिंग, उसको यहाँ पे ये फैसिलेट करता है स्वेलिंग को, जिसको और जो मेस्टिकेशन होने के बाद जो फूड होता है उसको अपन बोलते हैं बोलस। बोलस का मीनिंग होता है मेस्टिकेटेड फूड, केटेड फूड इन माउथ, जिसको अपन स्वेलो करते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि जो माउथ होता है यहीं पे सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवरी जूस को सिक्रीज करते हैं, सलाइवरी जूस। अब यहाँ पे जो सलाइवरी जूस है एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे परफॉर्म करता है। सलाइवरी जूस यहाँ पे कुछ चीज़ों को सिक्रीट करता है, जैसा कि सबसे पहले अपन बात करते हैं म्यूकस। ये जो म्यूकस होता है ये म्यूकस मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, मेस्टिकेशन फूड और अधेरिंग में हेल्प करता है। दैट मीन्स फूड को इकट्ठा जोड़ के रखने का काम करता है। उसके बाद अगर अपन सलाइवरी जूस की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स को रिलीज करता है। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल है Na+, K+, Cl-, SCO3-। तो ये कुछ एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट्स के। अब जो सलाइवरी जूस जो लास्ट इसका जो पार्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। सलाइवरी जूस कुछ एंजाइम्स को भी रिलीज़ करता है। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सलाइवरी जूस एंजाइम्स को रिलीज़ कर रहा है तो एंजाइम्स ही मेन डाइजेशन ऑफ फूड के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है जो डाइजेशन ऑफ फूड का जो प्रोसेस है वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये कौन से एंजाइम्स रिलीज़ करता है पहले वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले ये रिलीज़ करता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है जो कि क्या करता है, 30% जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं फूड के वो माउथ में ही डाइजेस्ट कर देता है। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का 30% जो डाइजेशन होता है वो माउथ में कंप्लीट हो जाता है। और याद रखिएगा ये एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइन है जो यहाँ पे दी गई है। इसके बाद सलाइवरी जूस एक और एंजाइम रिलीज करता है जिसको अपन बोलते हैं लाइसोजाइम। अब जैसा कि नाम है इसका लाइसोजाइम, ये जो लाइसोजाइम होता है ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है। ये जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है ये इन्फेक्शन होने से बचाता है। अब इसके बाद अपन बात कर ले हैं यहाँ पे माउथ के बारे में, जहाँ पे अपन ने देख लिया है कि मेस्टिकेशन ऑफ फूड होता है जिसमें टंग और टीथ हेल्प करते हैं। और जो मेस्टिकेटेड फूड होता है उसको अपन बोलते हैं बोलस। फिर उसके बाद बात आती है सलाइवरी जूस की जो रिलीज़ करता है म्यूकस को, म्यूकस मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। फिर बात करते हैं सलाइवरी जूस इलेक्ट्रोलाइट्स को रिलीज़ करती है जो कि ज़रूरी होते हैं। और उसके बाद जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं वो होते हैं सलाइवरी अमाइलेज जो कि
30% कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, याद रखिएगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स डाइजेशन ऑफ प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं स्टमक की। तो वैसे इसके बाद आता है ओइसोफेगस। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी में लाइन क्लियरली गिवन है कि जो ओइसोफेगस होता है वहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं परफॉर्म होता। डैट मीन्स ओइसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती। उसके बाद अपन बात करेंगे स्टमक की। तो एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है जो स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं इसमें 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि अलग अलग सिक्रीशंस करती है। अब उन 3 टाइप्स की सेल्स को अपन पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, वो उसमें होती है म्यूकस सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स। अब ये जो म्यूकस नेक सेल्स होती है ये म्यूकस को रिलीज करती है, और अपन जानते हैं जो स्टमक होता है वहाँ पे HCl का एक्शन होता है। तो ये जो म्यूकस होता है ये स्टमक के एक्शंस से गैस्ट्रिक जो मतलब स्टमक की सेल्स होती है उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो म्यूकस HCl से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद सेकेंड टाइप जो सेल्स होती हैं उनको अपन बोलते हैं पेप्टिक सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं अपन उसको चीफ सेल्स बोलते हैं, चीफ सेल्स। अभी जो पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स है यहाँ पे जैसे कि नाम इसका रिप्रेजेंट कर रहा है पेप्टिक, पेप्टिक जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है प्रोटीन, और प्रोटीन का मीनिंग होता है एंजाइम्स। तो ये जो पेप्टिक सेल्स है ये ऐसे प्रोटीनेशियस एंजाइम को रिलीज़ करता है जो कि क्या करता है, प्रोटीन्स पे वर्क करता है, और उस एंजाइम को अपन बोलते हैं प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। अब यहाँ पे प्रो एंजाइम का मीनिंग ये है कि ये जो पेप्सिनोजन है अभी इनएक्टिवेट है, लेकिन अगर ये इनएक्टिवेट है तो इसको एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी होता है HCl जो कि अगली सेल्स रिलीज़ करती है। अब जो नेक्स्ट सेल्स होती है उनको अपन बोलते हैं पेराइटल सेल्स या फिर ऑक्सिंटिक सेल्स। अब ये जो सेल्स होती है ये रिलीज़ करती है HCl को जो कि फूड के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, और ये ही HCl पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन में। अब ये जो पेप्सिन होता है याद रखिएगा, जैसे कि मैंने कहा पेप्टिक और चीफ सेल्स होती है ये एक प्रोटीनेशियस एंजाइम को रिलीज़ करती है जिसको अपन कहते हैं पेप्सिनोजन, और ये जो पेप्सिनोजन होता है HCl की मदद से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। अब ये जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन पे वर्क करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अब एक डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ जो कि NCERT से है। अब ये जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन्स को, ये वैसे NCERT से नहीं है, ये अभी आगे आएगा NCERT से, ये प्रोटीन्स को पेप्सिन कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में और प्रोटीओस में। तो ये जो पेप्सिन होता है प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है, और ये जो HCl होता है HCl ये इसको एक्टिवेट तो करता है, साथ में जो फूड में बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो उसको भी किल कर देता है। तो यहाँ पे अब अपन ने बात कर ली है माउथ की और स्टमक की। अब अपन चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे मेन फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ फूड का। और यहाँ पे एक और पॉइंट ये आता है, जो पैराइटल और जो ऑक्सिंटिक सेल्स होती है ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर को भी रिलीज़ करती है। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 के लिए ज़रूरी होता है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद एक और पॉइंट ये आता है कि जो स्टमक होता है बेबीज़ का उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं रेनिन, RENNIN। इसमें 2 N आते हैं, याद रखिएगा, रेनिन, जो कि क्या करता है गैस्ट्रिक जूस में इन्फेंट्स के डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन के लिए ज़रूरी होता है। याद रखिएगा ये NCERT की क्लियर लाइन है, रेनिन ज़रूरी होता है, और साथ में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ही लिपेज का भी सिक्रीशन थोड़ा बहुत होता है। अब अपन बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन डाइजेशन ऑफ फूड का प्रोसेस होता है। अब वो कैसे होता है वो अपन देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि डिओडेनम होता है, डिओडेनम में पैंक्रियाटिक जूस और जो लीवर का जूस होता है जिसको अपन बाइल कहते हैं, उन दोनों का सिक्रेशन इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, जहाँ पे डिओडेनम में होता है इसका सिक्रेशन। तो अपन पहले उसके बारे में भी कैटेगराइज कर लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर अपन बात करें तो 3 कैटेगरी आती है, जहाँ पे पहले आता है पैंक्रियाटिक जूस, सेकंड आता है इंटेस्टिनल जूस और थर्ड आता है बाइल। तो ये जो इंटेस्टिनल है ये इंटेस्टाइन ही सिक्रीट करता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस की। तो याद रखिएगा जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इस पैंक्रियाटिक जूस में ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। जहाँ पे 6 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनके नाम मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब 6 एंजाइम्स के नेम्स को लिख दिया है। सबसे पहले आता है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। तो ये दोनों तो वही प्रोटीन्स पे वर्क करते हैं। उसके बाद आता है प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये कार्बोहाइड्रेट और अमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट पे ही वर्क करता है। उसके बाद आता है लिपेज जो कि फैट्स पे वर्क करता है, लिपिड्स पे वर्क करता है। और उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस याद रखिएगा डीएनए और आरएनए पे वर्क करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं इंटेस्टिनल जूस की। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये जो सारे एंजाइम्स है ये इनएक्टिवेट होते हैं। इसका मतलब है ये सारे प्रो एंजाइम हैं। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए इंटेस्टिनल जो जूस होता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को रिलीज़ करता है, जिसको अपन कहते हैं एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जो होता है ये ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है और ये जो ट्रिप्सिन होता है फिर बाकी सारे प्रो एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंटेस्टिनल जूस से एंटेरोकाइनेज रिलीज होता है और एंटेरोकाइनेज जाके ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है बाकी सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। तो ऐसे जाके ये पैंक्रियाटिक जूस के सारे एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर इंटेस्टिनल जूस की ही बात करते हैं तो वहाँ पर भी 2 सेल्स मिलके इस जूस को क्रिएट करती है। सबसे पहले होती है गॉबलेट सेल्स और साथ में होती है ब्रश बॉर्डर सेल्स। और इन दोनों के सीक्वेंसेस को मिला के ही अपन बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। इन दोनों के सीक्रेशंस को मिला के अपन बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, जो कि इंटेस्टाइन के जूस को अपन कहते हैं। अब यहाँ पे एक और बात याद ये आती है कि जो इंटेस्टिनल जूस होता है वो भी कुछ एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, जो कि है डाईसैकेराइडेज जो कि डाईसैकेराइड्स पे वर्क करता है, डाईपेप्टिडेज जो कि डाईपेप्टाइड्स पे वर्क करता है, इस पे भी लिपेज और न्यूक्लियोसाइडेज पे वर्क करता है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं एक और बता देता हूँ। जैसा कि सबसे पहले बात आती है स्टमक की, वहाँ पे प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब उन छोटे टुकड़ों को भी और टुकड़ों में तोड़ने के लिए जो इंटेस्टिनल जूस होता है वो काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज और जो अमाइलेज होते हैं ये देते हैं माल्टोस में। और जो माल्टोस होता है अपन जानते हैं वो एक डाइसैकेराइड होता है, तो उसको भी तोड़ना ज़रूरी है। और उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे वर्क आता है डाइसैकेराइडेज का। वैसे ही जो न्यूक्लियस है वो डीएनए और आरएनए को ब्रेक करता है, लेकिन उसको फर्दर ब्रेक करने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेज यूज़ होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे रिलेशन आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं बाइल की। तो ये सिक्रीट करता है बाइल पिगमेंट को।
बाइल पिगमेंट्स को। अब मैं बाइल के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है। जो ये जो बाइल होता है ये कोई भी एंजाइम रिलीज़ नहीं करता, कोई भी एंजाइम रिलीज़ नहीं करता जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी हो। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है जैसे कि बिलीरुबिन जो कि बाइल पिगमेंट है, और बिलीवर्डिन। साथ में ये कुछ बाइल सॉल्ट को भी रिलीज़ करता है और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स को भी ये रिलीज़ करता है। अब यहाँ पे जो बाइल का मेन फंक्शन होता है, याद रखिएगा, बाइल का जो मेन फंक्शन होता है वो सिंपल सा इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, सॉरी मैंने लिपिड्स कहा था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होता है जो कि क्या करता है, फैट को स्मॉल मिसल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो स्मॉल मिसल्स है ये बाकी आगे जाके डाइजेस्ट हो जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इनका जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा अलग होता है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से इनका डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जब अपन एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन की भी बात कर दी है जैसा कि मैंने कहा। अब यहाँ पे मैंने इतने सारे के एंजाइम्स तो बताए हैं लेकिन इनका फंक्शन मैंने अभी तक नहीं बताया कि कैसे वर्क कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में इन सभी के क्लियरली एक्शंस दे रखे हैं कि कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले डायग्राम है प्रोटीन्स का, पेप्टोन्स का और प्रोटीओस का। इस पर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड वर्क कर रहे हैं और डाईपेप्टाइड्स बना रहे हैं, और उन डाईपेप्टाइड्स पे आगे जाके इंटेस्टिनल जो एंजाइम्स है वो वर्क करेंगे। सेकंड डायग्राम आता है पॉलीसैकेराइड्स का, स्टार्च जिस पे अमाइलेज वर्क कर रहा है और डाईसैकेराइड बना रहा है। फिर उसके बाद आती है फैट्स की, जहाँ पे लिपेज वर्क कर रहा है और लिपेज वर्क करके इसको डाइग्लिसराइड बना रहा है और डाइग्लिसराइड से आगे मोनोग्लिसराइड बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा आपको, न्यूक्लियस वर्क करता है और न्यूक्लियस वर्क करने के कारण वो उसको तोड़ देता है और न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, और न्यूक्लियोटाइड्स पे ये से वो न्यूक्लियोसाइड बनते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स पे ये न्यूक्लियोसाइडेस वर्क करता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियस से जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स में बदलते हैं और न्यूक्लियोटाइड से फिर वो न्यूक्लियोसाइड में बदलते हैं और उसके बाद वो बदल जाते हैं न्यूक्लियोसाइडेस की मदद से, आगे वो और ब्रेक हो जाते हैं। फिर इसके बाद तो मैंने बता दी है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ इंटेस्टिनल एंजाइम्स के बारे में। तो जैसे कि पहले बचा डाईपेप्टिडेस, उस पर डाईपेप्टिडेस वर्क कर रहा है, अमीनो एसिड बनाएगा। माल्टोज जो कि डाईसैकेराइड, मैंने आपको कहा था माल्टोज बनता है, माल्टोज पर डाईसैकेराइडेस या फिर माल्टेज अप्लाई होगा और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाएगा। फिर उसके बाद लैक्टोज पे लैक्टेज वर्क करेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाएगा। उसके बाद सुक्रोज पे वर्क करेगा सुक्रेज, जहाँ पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाएगा। और जैसे कि मैंने कहा वापस न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइडेज वर्क करता है तो न्यूक्लियोसाइडेज बनाता है, और न्यूक्लियोसाइड्स पे न्यूक्लियोसाइडेज वर्क करता है तो शुगर प्लस बेस बनाता है। फिर इसके बाद डाई और मोनोग्लिसराइड, जैसे कि मैंने कहा था लिपिड से बनते हैं, तो उस पर अब ये लिपेज वर्क करता है और उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो यहाँ पे अब मैंने बात कर ली है स्मॉल इंटेस्टाइन के सभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस की कि डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन की यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे कोई मैक्सिमम डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। जहाँ पे एनसीईआरटी में क्लियरली एक लाइन गिवन है, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसा कि पहले आता है पॉइंट एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स, और सेकंड होता है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन द अधेरिंग ऑफ द वेस्ट पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन ईजी पासेज। तो अगले साथ में एब्जॉर्प्शन करता है और म्यूकस का सिक्रीशन करता है। और उसके बाद पार्ट आता है रेक्टम का। तो रेक्टम एक स्टोरेज की तरह काम करता है, जो कि जो फेकल मटेरियल होता है या वेस्ट मटेरियल होता है
उसको स्टोर करके रखता है जब तक बॉडी में अर्ज ना हो उसको रिमूवल करने के लिए, और वो एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो ये मैंने कंप्लीट आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है और आपसे एग्जाम्स में इनमें से कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।